हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल की पहली वीडियो शूट करने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगी और देखिए। और इसके बाद हम आगे भूगोल के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे इसके पूरे विषय के पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम भूगोल का नियमित अध्ययन जैसे सभी करते हैं कि पहले ब्रह्मांड, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी, फिर अपने देश पर आएंगे पृथ्वी के बाद जैसे इंडिया, ऐसी हम चीज़ों का अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तो सबसे पहले भूगोल है जो सबसे कोई भी विषय होता है उसके पितामह के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि भूगोल के पितामह कौन थे, किसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया और इसके बारे में क्या उन्होंने धारणाएं दी, कहाँ से ये शब्द आया। तो भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो एरेस्टोथनीज ने किया था और यह उन्होंने पृथ्वी के विज्ञान के विषय के रूप में किया। इसलिए एरेस्टोथनीज को भूगोल विषय का पितामह कहा जाता है। और फिर इसके बाद चूंकि भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को गोल माना है, इसलिए हिंदी में उन्होंने भूगोल नाम दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि भूगोल और भूगोल की परिभाषा क्या है, तो पृथ्वी ऐसा विषय जो पृथ्वी और मनुष्य की परस्पर क्रियाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, इसी को भूगोल कहा जाता है। इसके बाद चलिए अब एक डायग्राम पीछे आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर बना हुआ है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, तो इसको हमें 4 पार्टों में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है वायुमंडल में जिसमें हम जलवायु, मौसम से संबंधित घटनाएं जो भी होती हैं, जलवायु कैसी होती है, पृथ्वी पर किस किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कहाँ सम जलवायु पाई जाती है, कहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम स्थलमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे जिसे भूआकृति विज्ञान भी कहते हैं। इसमें आपके सभी पर्वत, पठार, मैदान ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम जलमंडल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जलमंडल में सागर, महासागर और महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद में अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर गलती से लिख दिया है, जीव विज्ञान नहीं है यहाँ पर है जीव मंडल। तो फिर सबसे लास्ट में करेंगे जीव मंडल के विषय में अध्ययन, जिसमें पादप, जंतु और पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन किया जाता है और पादप और जंतुओं के बीच में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है जीव मंडल की, कि जो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम कहें कि ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, तो इसी को जीव मंडल कहा जाता है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हम भूगोल के विषय में और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, तो चलिए शाखाओं पर चलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, भूगोल सब्जेक्ट की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। एक को नाम देते हैं हम भौतिक भूगोल, एक होती है भौतिक भूगोल और दूसरी होती है मानव भूगोल। अब इसके बाद देखते हैं कि भौतिक भूगोल में कौन कौन सी आपकी शाखाएं आती हैं। तो सबसे पहली आती है जलवायु विज्ञान।
जलवायु, जिसे हम भूगोल भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है समुद्र विज्ञान। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है भू-आकृति विज्ञान। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आती है उसे कहते हैं हम मृदा विज्ञान। और पांचवें नंबर की जो शाखा होती है उसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी। इसी प्रकार मानव भूगोल में भी शाखाएं होती हैं। पहली होती है आर्थिक भूगोल, भूगोल। दूसरी होती है जनसंख्या भूगोल। तीसरी होती है संसाधन भूगोल। चौथी होती है संसाधन भूगोल के बाद कृषि भूगोल। और पांचवी होती है बस्ती भूगोल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भूगोल में जलवायु विज्ञान, जिसमें समस्त जलवायु का अध्ययन करेंगे हम। पृथ्वी पर कौन कौन सी जलवायु कहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरी शाखा में हम करेंगे समुद्र विज्ञान का अध्ययन, जिसमें सागर, महासागर और पृथ्वी पर जल का भराव कैसा क्या है उसके बारे में सब कुछ अध्ययन करेंगे। तीसरी में मैं बता ही चुका हूँ भू-आकृति विज्ञान में पर्वत, पठार और मैदान जितने भी क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। चौथी है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान एक इस हिसाब से मतलब भूगोल के हिसाब से तो हमें उसका अध्ययन करना ही है, साथ ही साथ इस हिसाब से भी अध्ययन करना है क्योंकि जो भी उपज होती है या जो भी उत्पादन किया जाता है वो मृदा के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें चौथी शाखा का अध्ययन करना है जो वो है मृदा विज्ञान। और पांचवी है पारिस्थितिकी। इसमें पर्यावरण और जंतुओं के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इस मानव भूगोल में हम करेंगे आर्थिक भूगोल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना जैसे इसमें संसाधन, उद्योग और ये सब कुछ आता है। जनसंख्या भूगोल में पता ही आपको है कि किसी देश की मतलब जनसंख्या आ जाती है। संसाधन भूगोल में कौन से संसाधन है जो हमारे देश में पाए जाते हैं या किसी और देश में पाए जाते हैं या समस्त पृथ्वी पर संसाधनों के कहाँ कहाँ भंडार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि भूगोल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कृषि से मतलब जो उत्पादन है और जो मानव की खाद्य पूर्ति है वो कहीं ना कहीं कृषि से पूरी होती है और ज़्यादातर लोग कृषि पर से ही अपनी उधर पूर्ति करते हैं, इसलिए कृषि भूगोल का पढ़ना आवश्यक है। और ये बस्ती भूगोल तो ये जो पीएससी या और कुछ बड़ी तैयारी करते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है, बाकी अपने लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, तो आप ये शाखा लिख लेना आराम से, हम बोर्ड से हटे जा रहे हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे भूगोल में एक भूगोल वेत्ता हुए हैं फिलिप नाम करके। क्या नाम था उनका? फिलिप महोदय। इन्होंने कहा है कि जो भौतिक भूगोल है ना, भौतिक भूगोल किसी भूगोल का जो वृक्ष है, भौतिक भूगोल है उसकी जड़
और जो मानव भूगोल है वो है इसकी शाखाएं। तो ये है आपका मानव भूगोल। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक भूगोल को समझे बिना आप किसी भी कीमत पर मानव भूगोल को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले भौतिक भूगोल का अध्ययन करना जरूरी है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो कुछ आगे देखते हैं कि जो भौतिक भूगोल है जो उसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही मानी जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसी के साथ भौतिक भूगोल की उत्पत्ति हो गई। और मानव भूगोल है जो उसकी उत्पत्ति मानव के साथ ही हो गई। मतलब जब भी मानव का जन्म हुआ उसी के साथ ही मानव भूगोल की उत्पत्ति हो गई। फिर थोड़ी और आगे चलते हैं तो एक फैक्ट मिलता है कि आधुनिक भूगोल के जनक हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं उन्हें हमबोल्ट साहब को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसके साथ एक ही फैक्ट और है कि एक और फैक्ट है कि भारतीय भूगोल के जनक भारतीय भूगोल के जनक इन्हें कहा जाता है जेम्स रनेल। जेम्स रनेल को आधुनिक भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की ओर। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है ना हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ये तो कल्पनाएं हैं, हम लोगों ने कल्पना कर ली है कि शायद ये हो सकता है। और ना हम ये निश्चित कह सकते हैं कि इसी अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से आप इसे एक कहानी के रूप में समझते चलिएगा और देखते चलिएगा। बाकी फिर आगे देखते हैं। तो सबसे जो ब्रह्मांड की तो हम जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इस पर चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो सबसे फेमस अवधारणा है वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। जिसे हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिन वैज्ञानिक या हम कहेंगे वैज्ञानिक ही कहेंगे जहां तक उनका नाम था सर जॉर्ज लामेंटर। ये वैज्ञानिक या हम कह सकते हैं कि भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि मतलब कैसे आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व कैसे आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यह सिद्धांत बताता है कि मतलब ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई। तो प्रारंभ में क्या हुआ कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो
मतलब ब्रह्मांड का संपूर्ण, हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ताप अथवा घनत्व पर केंद्रित है, जिसे हम कहते हैं एकक या सिंगुलैरिटी, मतलब एकक या सिंगुलैरिटी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब ब्रह्मांड के निर्माण से पूर्व, जब ब्रह्मांड के संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ताप अथवा घनत्व पर एक ही ताप एवं घनत्व पर केंद्रित था, जिसे हम कहते हैं एकक सिंगुलैरिटी। एकक सिंगुलैरिटी, फिर एकक सिंगुलैरिटी, इसमें इतना तीव्र, हम कह सकते हैं कि इतना तीव्र विस्फोट हुआ कि जिसका प्रसार आज भी देखा जा रहा है और ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। फिर इसके बाद अब आगे चलते हैं तो इसके बाद सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति पे आ जाते हैं धीरे धीरे। तो सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति एक गैसीय गोले से हुई है। किससे हुई है? एक गैसीय गोले से हुई है। और इसके बाद फिर हाइड्रोजन एक गैसीय गोले से हुई है। फिर इस गोले में जो विस्फोट हुआ वो इतना तीव्र था कि 1.43 सेकंड में ही, केवल 1.43 सेकंड में ही आधुनिक जो ब्रह्मांड जो अभी हमें ज्ञात है, आधुनिक ब्रह्मांड और आधुनिक ब्रह्मांड और समय, आधुनिक हम कह सकते हैं कि 1.43 सेकंड में इतना तीव्र विस्फोट हुआ कि आधुनिक ब्रह्मांड और समय की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, भौतिकी के जो नियम होते हैं, वो लागू हो चुके थे। इसलिए अब आप सोचिए कि कितना तीव्र विस्फोट होगा कि मतलब 1.43 सेकंड में ही ब्रह्मांड पूरा, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे सौर मंडल, इतनी सारी आकाश गंगाएं और सभी इसका निर्माण हो चुका था। और समय भी हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही समय का निर्माण हुआ। उससे पहले समय नहीं था, समय जैसी कोई चीज थी, उसी के साथ ही समय का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे हम चलते हैं आगे सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ ही। तो सौरमंडल की उत्पत्ति में सबसे पहली बात है कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, तो सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक गैसीय गोले से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, इतने समय में एक गैसीय गोले से उत्पत्ति हुई है। अब फिर उसके आगे चलते हैं तो इसी गैसीय गोले के बगल से एक, मतलब हम कह सकते हैं कि तारे की लहर निकली होगी, जिससे इसकी गैसीय गोले की गति में परिवर्तन प्रारंभ हो गया और वह अपनी ही अक्ष पर घूमने लगी। ठीक है, धीरे धीरे पर आगे वो घूमते घूमते कोणीय वेग के कारण, क्या आगे है, कोणीय वेग के कारण
कोणीय वेग के कारण जो पृथ्वी इस गैसीय गोले का जो मतलब सघन भाग था वो तो उसके बीच में ही रह गया, और जो हम कह सकते हैं कि जो कम द्रव्यमान या जो हम कह सकते हैं कि हल्का भाग था वो इसके बाहरी तरफ से चक्कर लगाने लगा, बाहरी तरफ से चक्कर लगाने लगा। और इसी के साथ साथ इस जो इसके केंद्र में रह गया था, हम कह सकते हैं कि जो भारी भाग इसके केंद्र में रह गया था उससे तो किसका निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। और इसके जो चारों ओर जो बाहरी की ओर से मतलब हम कह सकते हैं कि जो हल्के पदार्थ से जो पदार्थ बने उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसलिए जो सूर्य से जितनी दूरी पर जाते हैं तो ग्रहों का द्रव्यमान कम होता जाता है। तो इसी प्रकार और सब वैज्ञानिकों के अनुसार हम भी मानते हैं कि मतलब सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति एक गैसीय गोले से हुई है, जिसे हम एक मिनट, सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति एक गैसीय गोले से हुई है जिसे सौर निहार का क्या कहते हैं, सौर निहार का कहा जाता है, जो क्या कर रही थी, जो आकाश गंगा का चक्कर लगा रही थी, आकाश गंगा का चक्कर लगा रही थी। तो ये थी हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और हमारी सलाह है कि आप अगर आप मतलब सरकारी नौकरी या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक में इससे अंदर मत जाइए, क्योंकि इसमें जितने भी अभी तक कंसेप्ट पता चले हुए हैं वो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये निश्चित ही सही है। मतलब ये है कि हमने तो एक हिसाब से कल्पना कर ली है कि ये हो सकता है और ये होगा तब ये निर्माण होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें एक टेस्ट पढ़ना है। अब हम आगे चल रहे हैं किस पर, प्रकाश मंडल पर। एक कंसेप्ट ये और है। तो ये होता है कि किसी भी तारे का वह बाहरी भाग जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। किसी भी तारे का वह बाहरी भाग जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है तो वास्तव में सूर्य जो तारा है उसके हम किसी भाग को देखते हैं प्रकाश के रूप में, प्रकाश मंडल को। और इसके बाद आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा जहां तक मेरा जानना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, गुड लक।